नमस्कार दोस्तों, माधव पहले अकेडमी में दीपक सर। चलिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। जितने भी संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, उसमें क्या शामिल था और क्या शामिल है वो चीज़ आपको जानना चाहिए, और इसीलिए हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे पहले संशोधन की बात आती है तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि 1951 में पहला संशोधन हुआ तो उसमें क्या क्या बातें शामिल थी और क्या क्या बातें शामिल नहीं थी, और 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है तो बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। जैसे कि पहला संशोधन कब हुआ संविधान में? 1951 में हुआ। नया नया देश आज़ाद हुआ था और इसी समय पे इसको संशोधन करके कुछ कानून लाया गया। जैसे संपत्ति का जो अधिकार था उसको सीमित करने का यहाँ पे मैटर शामिल था, पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे क्या था, ये तो पहला बात हो गया, ठीक, ये फर्स्ट मैटर हो गया। दूसरा बात ये था कि इसमें जमींदारी उन्मूलन भी शामिल था। आपसे पूछा जाए कि जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून किस संविधान संशोधन में लाया गया, तो वो दूसरे संविधान, पहले संविधान संशोधन में शामिल था। साथ ही साथ में इसमें बताया गया था कि इसमें न्यायालय का जो प्रश्न रहेगा, है ना, जुडिशियल रिव्यू का भी बात इसमें शामिल किया गया था। उसको बताना है कि देखिए, अनुच्छेद 31 का के माध्यम से नवी अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें प्रावधान किया गया कि इस सूची में जो भी शामिल हैं विषय, उस विषय की न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात जुडिशियल रिव्यू ना कर पाने वाला बात यहाँ पे शामिल था। 3 प्रमुख चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। एक तो हमने देखा, पहला चीज़ में संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। दूसरा, जमींदारी उन्मूलन को हमने इसमें देखा। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते, न्यायालय को ये अधिकार नहीं था, यहाँ तक हमने देखा, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे, उसके पक्ष में विशेष प्रावधान को भी के लिए मतलब राज्यों को शक्ति दिया गया था इसमें पहले वाले संविधान संशोधन में, ठीक है। अब देखिए, इसी नवी अनुसूची के विषय पे यहाँ पे बताया गया कि जो भी विषय वहाँ पे है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती जो मामला था, जिसमें मैं बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपको बताया था ना, उसमें पूछा था कि भाई संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, ये बात हुआ था। तो केशवानंद भारती का जो मामला है वो वही मामला है, मूल ढांचे का अल्पीकरण आप नहीं कर सकते, मूल ढांचा को खराब नहीं कर सकते। तो उसमें जो फैसला आया, फैसले आने के बाद संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये 2007 में फिर हमको ये बात यहाँ पे निर्णय हमको मिला। पहले कहा कि आप किसी भी विषय का न्यायालय को क्या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन 2007 में फिर ये बात आया क्योंकि इसको उन्होंने आधार बनाते हुए कहा कि नई न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्या पता हड़बड़ी में न्यायालय के द्वारा कोई डिसीजन दे दिया गया हो, इसलिए न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं किसी भी विषय पे, ठीक है। तो ये बात हमको यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला जो संविधान संशोधन है वो है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। पहला 1951 में अपन ने देखा, अब 1971 में देख रहे हैं। इसमें कुछ बातें आपको जानना पड़ेगा बच्चों, उस बात को देख लीजिए क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, 368 के तहत, जान रहे हो 368 का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो संविधान के संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या व्यवस्था किया गया, कंडिका नंबर 1 में, उसमें यह व्यवस्था किया गया कि 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में अगर हम चेंजेस लाते हैं या उसमें परिवर्धन, शुद्धिकरण करते हैं या उसका निरसन करते हैं तो उसकी शक्ति किसके पास होगी, संसद की, क्योंकि 368 के तहत हम संविधान में चेंजेस करते हैं, चेंजेस करें चाहे निरसन करें चाहे उसको परिवर्धन करें, तो वही चीज को बोल रहा है कि कुछ भी उसमें अमेंडमेंट हुआ तो उसकी शक्ति किसको दे रहे हैं, संसद को। तो ये बात किस में समझ आ रहा है, यहां पे यह व्यवस्था किया गया है 368 के 1 में कि इसी के तहत अगर कुछ भी होता है तो इसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ठीक। 368(2) के बारे में जब बात आती है तो उसको संशोधित करके यह व्यवस्था किया गया कि अब देखिए राष्ट्रपति क्या यहाँ पे आएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ये बात भी यहाँ पे आया कि अब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, 24वां संविधान संशोधन 1971 पिछले क्लास में बताया था, कह दिया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा,
अनुमति देने के लिए बाध्य होगा किसी भी विधेयक पर। संविधान संशोधन की जब बात आ रही है तो यहाँ पे 368 मतलब क्या, संविधान का संशोधन। तो डायरेक्ट हमको समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत जब भी पारित होगा, 368 में क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन की जब बात आएगी तो उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। ऐसा हमको 24वां संविधान संशोधन से समझ आता है और वो 1971 में ये बात हुई थी। ठीक, अब इसको देखिएगा 25वां संविधान संशोधन, फिर से इसमें आता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस देखने को मिलती हैं, कुछ चीजें पूछा जाता है, थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि वीडियो लंबा मत हो। 25वां संविधान संशोधन 1971, इसमें जो मुआवजा है उस देखो, प्रतिकर मुआवजा शब्द की जगह रकम शब्द लिखकर स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पे मुआवजा जो शब्द था उसके जगह पे रकम। भाई जरूरी थोड़ी कि मुआवजा में आप क्या ले सकते हो, क्षतिपूर्ति जब आप लोगे तो पैसे के रूप में थोड़ी लोगे, किसी दूसरे रूप में ले सकते हो। तो भाई सरकार जरूरी थोड़ी कि आप ही के रूप में देगी। मान लो आपके खेत को ले रही है, आपके वृक्षों को काट रही है, या हो सकता है कि आपके गांव को ले रही है तो बदले में दूसरा गांव दे, नहीं दे सकती। तो बदले में गवर्नमेंट ने कहा कि हम रकम शब्द को डाल देते हैं इसमें ताकि कोई हम पे दावा ना कर सके। ठीक, तो मुआवजा शब्द की जगह यहाँ पे जो प्रतिकर शब्द था उसके लिए उन्होंने रकम शब्द बोला। ठीक है, हम आपको रकम दे देंगे। रकम में पैसा, लिक्विडिटी, कैश या कुछ भी आप एसेट को मान सकते हो। रकम मतलब केवल और केवल नोट नहीं होता है। ठीक है, देखिए, और राज्यों के लिए यहां पे प्रावधान किया गया 25वां संविधान संशोधन में कि यदि राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करता है, विधि बनाता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति से इस आशय की सहमति लेना आवश्यक है। तो ये राज्यों के ऊपर बाध्यता एक प्रकार से थोप दिया गया कि अगर आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को क्या करते हो, संपत्ति का अधिग्रहण करते हो, तो उस स्थिति पे किसी की भी निजी संपत्ति है ना, जैसे कि पहले क्या होता था, नया नया देश आजाद हुआ था, स्कूल बनाना है तो किसी भी व्यक्ति की जमीन को हड़प लिया, तो वैसा नहीं, गवर्नमेंट को भी वहां पे स्थिति में ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति से इस आशय की सहमति आपको लेना पड़ेगा। इस बात को इसमें डाला गया। ठीक है, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन, बहुत ध्यान से समझिएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अमेंडमेंट है लघु संविधान के नाम से क्यों जाना जाता है, देखिए इसीलिए लघु संविधान संशोधन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेगा, बहुत सारे व्यापक रूप से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 चीजें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले ये कौन सा संविधान संशोधन का क्रम है, 42वां, और ये कब हुआ, 1976। अब कैसे रटोगे, 4 और 2 6 होता है, लास्ट में 76 लगा देना, क्योंकि वैसे ही 44वां भी आएगा तो 4 4 8 होता है, तो उसमें 78 लगा देना 44वां पे, और यहाँ पे 76 लगा देना। 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर ये मूर्त हुआ, किसकी सिफारिश पर ये सामने मतलब स्वीकृत हुआ, तो याद रखना इसके लिए सिफारिश किया गया था, इस संविधान संशोधन के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, इस समिति के सिफारिश पर ही इसको मूर्त रूप प्रदान किया गया। पहला बात, पॉइंट टू बी नोटेड, कि भैया जब भी आपको पूछा जाएगा कि क्यों इसको किसने सिफारिश किया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दूसरा, इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि संविधान में बहुत व्यापक चेंजेस इसमें हुआ था। क्या क्या चेंजेस हुआ था, चलिए देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ था, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना किसको किसको याद है और किसको किसको याद नहीं है। प्रस्तावना याद करो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विकास, सब रटो, सब बोलो। प्रस्तावना आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रस्तावना में संविधान का दर्शन होता है। पहले लाइन में हम भारत के लोग, भारत को क्या, तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास, मतलब अगर संविधान को पूरा समझना है केवल प्रस्तावना से आप समझ सकते हो। इसलिए प्रस्तावना देखो, संविधान की प्रस्तावना जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहता है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। पानी नहीं पी लूं, क्या क्या शब्द जोड़े गए, चलिए पानी भी नहीं पीता फिर समय बर्बाद हो गया। 3 शब्द जोड़े गए क्योंकि हमको इसको कंप्लीट करना है आपके लिए। तो देखिए 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, कई जगह क्या लिखा है, धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष जो धर्म के रास्ते पे जाता हो वही पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख इसाई 4 धर्म है ऐसा नहीं है,
इसलिए यहाँ पे और भी संप्रदाय जो विभिन्न पंथों को मानता है वो भी हमको पंथ निरपेक्ष होकर उन्हें सोचना पड़ेगा। केवल 4 ही धर्म की बात नहीं हो रही है, पंथ जो धर्म के रास्ते पे जाता हो, इसीलिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और संविधान में देखिए यहाँ पे 3 शब्द देख लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इसमें आपको देखना है भाग 4 का, इसके तहत क्या हुआ, अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया और यहाँ पे मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया। मूल कर्तव्य की संख्या कितने हैं, 10, 11, 12, 11 हैं, ठीक है, पहले 10 था अब 11। यह संकल्पना अर्थात मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। रशिया बोलते हैं ना, पूर्व में जो सोवियत संघ था उसी के ढांचे से इसे उठाया गया है, ठीक है, सोवियत संघ से के संविधान से प्रेरित है ये। अब देखिए इसी में राष्ट्रपति के लिए बताता है कि मंत्री के सलाह के अनुसार ही वो काम करेगा वरना नहीं करेगा। ये यहाँ पे आ जाता है 42वां संविधान संशोधन में, इसलिए मैंने बोला कि लघु संविधान कहा जाता है। देखो कितना सारा चेंजेस आपको देख चुके हो अभी तक, ठीक है। अब इसमें बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उसके ऊपर में एक कानून बना दिया, अनुच्छेद 74(1) को संशोधित करके स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। 1976 देख रहे हो, किसके समय की सरकार है, कमेंट करके बताओ, कांग्रेस या बीजेपी, जनता सरकार या इंदिरा सरकार या कांग्रेस में और कोई, जो पढ़े हो बताओ। तो 74(1) में संशोधित करके कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार क्या करेगा, काम करेगा। ये एकदम बात को क्लियर कर दिया। तय मनमौजी झन करबे रे बाबू, तो लगा करेल पढ़ी, हमर हिसाब से चले पढ़ी और हमन के मंत्रिपरिषद के माध्यम से चले पढ़ी, हमन जैसना कबो तेसना तय करबे, तोर हिसाब से बात नहीं चले। और जब आपातकाल की स्थिति आई तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की समय अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया। आजकल आज के समय पे विधानसभा कितने साल का होता है, 5 साल का, लोकसभा 5 साल का, लेकिन इन्होंने क्या किया, 5 से बढ़ा के 6 कर दिया, मतलब 1 साल और बढ़ा दिया 42वां संविधान संशोधन में। 4×2=6 मतलब 1976। बाद में फिर इसमें चेंजेस करता है 1978 में, बताऊंगा, लेकिन अभी इसको समझो। और इसके साथ ही संसद और राज्य की विधानसभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने की, जॉइंट सिटिंग जो बुलाती हैं, उसकी जो गढ़पूर्ति है, उसके लिए जो भी गढ़पूर्ति या कोरम लगता था उसको समाप्त कर दिया गया। कोई गढ़पूर्ति की जरूरत नहीं है। जब भी संयुक्त सिटिंग करना है बिना गढ़पूर्ति के भी अपन ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं, संयुक्त रूप से हम लोग बैठक कर सकते हैं और अपने कानून को पास कर सकते हैं, सीधा दादागिरी, ठीक। और 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करके राज्य सूची के कुछ नए प्रविष्टियां इसमें शामिल किया गया। 7वीं अनुसूची में क्या होता है बता सकते हो? 7वीं अनुसूची में क्या चीज के बारे में आप जानते हो? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो पढ़े हो ना, संघ सूची में केंद्र नियम बनाएगा, राज्य सूची में राज्य नियम बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों बनाएगा। अगर किसी एक विषय पे संघ और राज्य दोनों बनाएगा तो किसका महत्व ज्यादा रहेगा? संघ के द्वारा बनाए गए नियम का, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में परिवर्तन कर राज्य सूची में कुछ नई प्रविष्टियां शामिल की गई और जो थी जैसे शिक्षा, नापतौल, वन आदि को समवर्ती सूची में फिर स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहां से तुमसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन कौन सा विषय समवर्ती सूची में चला गया, बताना। शिक्षा समवर्ती सूची में चला गया, नापतौल चला गया, वन चला गया, ये समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया राज्य सूची से उठा करके। हालांकि इसमें कुछ सूची डाला लेकिन ये सब विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इतना बेसिक चीजें आपको जानना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से बारीकी से समझिए, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आपका समय क्यों बर्बाद करना, जब अभी मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ लो। और किसी भी प्रकार का कोई कोर्स लेना है, पीएससी का, व्यापम का, रेलवे का, ठीक है, एनटीपीसी का, एसआई का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, और एट्रैक्टिव पूरा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, सब चीज़ मिलेगा, पेड क्लासेस मिलेगा। आप अपनी मर्जी के अनुसार बार बार रिवीजन कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। ऐसा कोई बंधन नहीं कि आप एक ही बार पढ़ोगे। एप्लीकेशन आप लिंक में जाके डाउनलोड कर लो
और वहाँ से हमारे टीम को मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, पेमेंट करो, उसके बाद में क्लास में आपको जोड़ दिया जाएगा। 44वां संविधान संशोधन में भी कुछ बातें आई, ठीक, ध्यान से देखते हैं क्या क्या बातें आई इसमें। देखिए, संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा क्या अनुच्छेद 19(1) का च मूल अधिकार है? तो नहीं है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संपत्ति के अधिकार से, इसका संबंध है। दोनों बात आप याद रखेंगे। पहला बोल रहा है किसका? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार से संबंध किसका था? 1(च) का, 19(1) का और अनुच्छेद 31, ये दोनों को मूल अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया? 1978 को। संशोधन कौन सा था? 44वां था। क्लियर? अब देखिए, जिसे एक नए अनुच्छेद 300 का के माध्यम से अब क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। अब पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार से हटा के लीगल राइट बना दिया, एलआर बना दिया। एफआर से हटा के फंडामेंटल राइट से एलआर में लीगल राइट या कानूनी जो अधिकार है उसके तहत ही इसे आप प्रयोग कर सकते हो, संपत्ति के अधिकार का। ठीक, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होगा तो गवर्नमेंट उस संपत्ति पे कब्जा कैसे करेगी? कैसे उसमें बस स्टेशन बनाएगी, सरकारी स्कूल बनाएगी, डेवलपमेंट सेक्टर क्रिएट करेगी? इसीलिए उसको क्या किया? केवल कानूनी अधिकारी। आप कानून के पास जा सकते हो लेकिन सरकार से थोड़ी जीतोगे। कानून के खिलाफ, अब संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए वो संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। लेकिन कानूनी अधिकार, कानून तो खुद वैसे ही आपको अधिकार दे के रखा है कि उसको जब जरूरत पड़ेगा वो आप क्या करेगा? भूमि का या आपकी जगह का, आपके घर का, आपके किसी भी प्रॉपर्टी का, खेत का, वृक्ष का, किसी भी चीज का वो अधिग्रहण कर सकता है, एक्यूफाई कर सकता है। एक्यूफाई करके अपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है, कुछ बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है जन कल्याण के लिए, स्कूल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बस स्टेशन बना सकता है गवर्नमेंट। इसीलिए उसे कानूनी अधिकार में आपके संपत्ति को डाल दिया। मूल अधिकार रहता तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके फटकार लगाते, सरकार ला सुप्रीम कोर्ट देती बत्ती ता कैसे तह हड़प ले रहे होकर मूल अधिकार लड़ेगा कि सरकार ला तह झुक के हाओ भैया माफी कर दे कहे पड़तीस ना। लेकिन एम कानूनी अधिकार है, लड़त रखेस हो ही का, वो तो बना दरिस। अब आगे देखिए, फिर इसमें अनुच्छेद 71 को संशोधित कर दिया गया। अनुच्छेद 71 को संशोधित करके, ध्यान से नोट करना है नोट करें, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लें। ठीक है, पेड कोर्स वाले बच्चों को पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, ऑल जीएस सेक्शन का, और आपको स्पेशल छत्तीसगढ़ के भी नोट्स मिलेंगे। अलग से कोई बुक नहीं पढ़ना, जो हम देंगे केवल वही पढ़ना। लिमिटेड कंटेंट पढ़ो। एक सफल स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा जो राज होता है लिमिटेड कंटेंट। लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, अनलिमिटेड ओवर इंफॉर्मेशन के चक्कर में समय बर्बाद ना करो। एक पढ़ो, नेक पढ़ो। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब इलेक्शन की बात आई कि भैया उसके निर्वाचन में कोई विवाद आता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उसके जांच करने का अधिकार यहां पे पुनः सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। पहले छीन लिया गया था लेकिन अभी फिर इसमें दे दिया गया इसके माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा यह अधिकार छीन लिया गया था। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी जो भी विवाद होता था उसको फाइनलाइज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को था, उसको कब छीना गया? 1975 में। किस संशोधन के द्वारा? 39 के द्वारा। लेकिन रिटर्न कब किया गया? रिटर्न कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। 75 की घटना +3 1978 और ये 44वां 4-4-8, तो 44वां 1978 और यही अगर 42वां रहता तो 4-2-6 होता है तो 1976। समझ रहे हो? बस ऐसे ट्रिक से याद करना। और 74(1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को वो पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। लेकिन उसके बाद इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। पहले ये अधिकार नहीं था, लेकिन यहां पे बोला चल भाई राष्ट्रपति को हम एक बार अधिकार दे देते हैं। जब गवर्नमेंट यहां पे चेंज होती है, गवर्नमेंट को लगता है ना, तरह तरह की चीजें आती है भाई, समझना है इन सब चीजों को।
तो राष्ट्रपति को कहता है कि हम आपके मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी सलाह होता है उसे आपके पुनर्विचार के लिए हम एक मौका देंगे। आप एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो, लेकिन जब दोबारा हम आपको उसको भेजें तो उस सलाह को मानने के लिए आप क्या हो, राष्ट्रपति महोदय तय बाध्य हस बाबू, तोला मानित ल पढ़ी ते बात ला हमर काटे नहीं सकस। ये बात अब यहां पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के कार्यकाल को जो मैं बताया था ना, 5 साल से 6 साल हो गया था, फिर से यहां पे 5 साल कर दिया गया। 6 साल से हटाया और 5 साल कर दिया। गवर्नमेंट आती ही चेंज होता है, लगता है कि कुछ चीज़ों में चेंजेस किया जाए तो टाइमली जैसा समय बीतता जाता है चेंजेस होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे चेंजेस हो गया। अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, इसको भी ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें और इसमें शामिल है, लेकिन एक एक चीज़ों को समझते जाओ। देखिए 375 में जो हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर, मतलब आपको समझना है इस चीज़ को। 1975 में जब यहाँ पे आपात लगाया गया था, ठीक है, इमरजेंसी लगाया था, उसके माध्यम से देखो अमेंडमेंट हो रहा है। ठीक है, कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आप क्या करोगे, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करोगे या राष्ट्रीय आपात की घोषणा करोगे, तो उसी घोषणा के आधार में एक चेंजेस हुआ। आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग मत करना, तुम्हारा आंतरिक कलह है तुम समझो। अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तभी आप इमरजेंसी लगाओगे, वरना इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात नहीं लगाओगे। 75 में जो हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पे हुआ था। तो ये बात यहां पे क्लियर हुआ कि अगर ऐसा कुछ होता है तब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आंतरिक अशांति के जगह क्या करोगे, सशस्त्र विद्रोह को आधार बना के आप आपात लगा सकते हो। लेकिन ऐसे ही आप आंतरिक, भाई आपके आंतरिक कलह है मंत्रिमंडल में या फिर आपके राष्ट्र में, तो आप उसको संभालो, आपके देश के कलह को सुलझाओ, लेकिन डायरेक्ट आपातकाल मत लगाओ। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, क्लास लेना है, पीएससी, व्यापम, एसआई इत्यादि की, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए इसमें फिर इसमें कुछ बात आया। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की जब उद्घोषणा होगी, समझना बात को, नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आने को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति तभी इमरजेंसी की घोषणा करेगा जब मंत्रिमंडल कागज में लिख करके अपने सील सिग्नेचर लगा के देगा, तब जा करके अनिवार्य रूप से उसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को करने का अधिकार है। ठीक, आपात के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का तभी निलंबन किया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद का निलंबन होता है, तो अनुच्छेद 19 का 358 के तहत तभी निलंबन किया जाएगा आपातकाल के दौरान। मतलब अगर आपातकाल नहीं है तो नहीं हो रहा है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19 क्या है, फ्रीडम टू स्पीच, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का तभी निलंबन किया जा सकेगा जब आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई हो, अन्यथा नहीं। अर्थात आंतरिक अशांति के आधार पर अगर करेगा तब अनुच्छेद 19 का हम नहीं मानेंगे, नहीं होगा अनुच्छेद 19 का निलंबन। लेकिन निलंबन तब होगा जब आपात की उद्घोषणा युद्ध, अगर देश में किसी का अटैक हो गया या हमारा देश किसी दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, सेना की जरूरत है, हमें नागरिकों की जरूरत है, तब की अवस्था में युद्ध या बाह्य आक्रमण, या हो सकता है कि चाइना ने हम पे आक्रमण कर दिया, तब इमरजेंसी लगेगा। तब अनुच्छेद 19 का 358 लागू होता है। अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, फ्रीडम टू स्पीच खत्म। ठीक है, अनुच्छेद 359 के आधार पर, 358 आपने देखा, 359 को देखें। इसके अनुसार पर अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। अगर आपसे पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा, तो वो होगा 359। ठीक है, अगर आपको समझाना पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, या पूरा कोर्स अगर आप लेना नहीं चाहते, खाली पीडीएफ स्टडी मटेरियल चाहते हो, तो मात्र 2500 में पूरे कंटेंट का, आपको पूरे कंटेंट का ऑल जीएस इंक्लूडिंग पूरे छत्तीसगढ़ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना सीखो रे, लिमिटेड चीज़ों को, लिमिटेड कंटेंट को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। एक बुक को बार बार पढ़ो, बजाय बार बार अलग किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को बार बार पढ़ो। ठीक है, तो 358 अनुच्छेद 19, 359, 20 और 21, ठीक है, इतनी बातें याद रखना।
किसी राज्य में असंवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसी चीज़ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की, यहाँ पे गलती से हाँ ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में कितने माह से अधिक के लिए प्रवर्तनीय नहीं होगा। जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहाँ पे उस सिचुएशन में एक बार में 6 माह से अधिक के लिए वो शासन नहीं लगेगा। हालांकि बाद में उसको बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय आपात घोषित होगा उसकी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया है कि भाई आपने क्यों आपातकाल घोषित किया 352 के तहत, क्या कारण थे, क्या ऐसी स्थिति आई, तो न्यायिक समीक्षा सरकार उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, मतलब कौन, सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा ना, वही बात है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, जिसे 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। उस समय अपन चर्चा किए थे, लेकिन उसको यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं भैया, उसको ऐसे स्थिति में न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जानना है। और लास्ट में मैं आपको इसको बता देता हूँ दल बदल के बारे में, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो आगे के वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन किसी भी प्रकार का कोर्स अगर आपको लेना है तब आप हमसे 9575204321 व्हाट्सअप में भी दिया है, व्हाट्सअप में आप इसको मैसेज करें, पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा और आपको आपके पसंद का कोर्स और स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए इसको यहीं पे रोकना पड़ रहा है, फिर आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।